वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम लोग फर्दर आगे डिस्कस करेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन एंड फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को जो हमने कंटिन्यू किया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मैं आपको बताऊंगी कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और स्पैन ऑफ कंट्रोल होता क्या है। देखिए, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को हम लोग स्पैन ऑफ कंट्रोल भी कह सकते हैं। स्पैन का मतलब क्या होता है, स्पैन से आप समझ सकते हैं, स्पैन का मतलब होता है पीरियड, मतलब कि कितने समय के लिए आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि कितने लोगों को, कितने सबऑर्डिनेट को हमारे सुपीरियर मैनेज कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम में कितने सारे सबऑर्डिनेट को हमारे सुपीरियर मैनेज कर सकते हैं। तो बेसिकली स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हमें यही बताता है कि एट अ पीरियड ऑफ अ टाइम हमारे जो मैनेजर हैं वो कितने सबऑर्डिनेट को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, स्पैन का मतलब क्या होता है, हिंदी में मैं बता देती हूँ। स्पैन का मतलब होता है अवधि, मतलब पीरियड, टाइम। ठीक है, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम तक हमारे मैनेजर्स जो हैं कितने सारे सबऑर्डिनेट्स को मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और स्पैन ऑफ कंट्रोल हमें यही बताता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज़ द नंबर ऑफ अ पीपल और सबऑर्डिनेट दैट द मैनेजर कैन कंट्रोल एंड मैनेज। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या हमें बताता है कि कितने लोगों को, कितने पीपल को, या फिर आप कह सकते हैं सबऑर्डिनेट को। सबऑर्डिनेट आप समझते हैं ना कि सुपीरियर के अंडर में सबऑर्डिनेट होते हैं, जो अंडर में होते हैं, जो जिसके अंडर में काम करता है ना, वो होता है हमारा सबऑर्डिनेट जो काम कर रहा है। और वो सारे सबऑर्डिनेट, वो सारे लोग जिसको अकाउंटेबल होते हैं, जिनको जाकर उनको बताना होता है, अपनी रिपोर्टिंग करनी होती है जिनके पास, वो होते हैं सुपीरियर। तो यहाँ पे वही बात कहा जा रहा है कि कितने नंबर ऑफ़ पीपल या फिर कितने नंबर ऑफ़ सबऑर्डिनेट एक मैनेजर कंट्रोल कर सकता है या फिर मैनेज कर सकता है, मतलब कितने लोगों को एक मैनेजर कंट्रोल कर सकता है। ये बेसिकली हमारा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बताता है। एट अ पॉइंट ऑफ अ टाइम हाउ मैनी पीपल यू कैन मैनेज। बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे अपने ओन वर्ड्स में मैंने लिखा है कि एक पॉइंट ऑफ अ टाइम पे कितने लोगों को हम मैनेज कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारा होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। द टर्म स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज स्पैन ऑफ अ कंट्रोल और स्पैन ऑफ अ सुपरविजन। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को स्पैन ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है एंड स्पैन ऑफ सुपरविजन भी बोला जाता है। सुपरविजन क्यों बोला जाता है, देखिए सुपरविजन इसलिए बोला जाता है कि जो एक मैनेजर होता है, उस मैनेजर के अंडर में अगर मान लीजिए कि 10 एम्प्लॉयज़ अगर काम कर रहे हैं, तो ये 10 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उस मैनेजर के सबऑर्डिनेट हुए। ठीक है, तो एक तरीके से वो जो मैनेजर है वो उन एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज़ ही तो कर रहा है ना, सुपरवाइज़ ही तो कर रहा है, उनको डायरेक्शन ही तो दे रहा है ना कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ वो सही है, कहाँ वो गलत है। इसी वजह से कहा गया है कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को स्पैन ऑफ कंट्रोल एज वेल एज स्पैन ऑफ सुपरविजन भी कहा जा सकता है। यहाँ पे लुइस एलन ने, इन्होंने एक डेफिनेशन दी, जिस डेफिनेशन में इन्होंने ये कहा कि स्पैन ऑफ कंट्रोल रिफर टू द नंबर ऑफ पीपल डेट अ मैनेजर कैन सुपरवाइज। वही बात है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल बेसिकली ये बताता है कि कितने लोगों को, कितने पीपल को एक मैनेजर जो है वो सुपरवाइज़ कर सकता है। ठीक है, उनको सुपरवाइज़ कर सकता है, उनको गाइडेंस दे सकता है, उनको रास्ता दिखा सकता है, डायरेक्शन दिखा सकता है। तो लुइस एलन का ये हमारा डेफिनेशन था, जो डेफिनेशन मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमास में मैंने कोट किया है। इसे आप अपने एग्ज़ाम में लिखिएगा, क्योंकि आप स्पेसिफिक राइटर की अगर डेफिनेशन लिखते हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट आता है, एज वेल एज उस पर मार्क्स भी आपको फुल मिल जाएंगे। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट डिटरमाइन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द स्ट्रक्चर। जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है एक तरीके से कि मैनेजमेंट का लेवल भी डिटरमाइन करता है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि टॉप पोजीशन पे जो भी बैठा है उसने ये चीज़ देखा कि उसके अंडर में 2 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, 2 लोग काम कर रहे हैं। अब इन 2 लोगों के अंडर में, फर्स्ट के अंदर मान लीजिए कि 2 लोग और काम कर रहे हैं और सेकेंड वाले के अंडर में भी मान लीजिए 2 लोग और काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी हायरार्की बन करके तैयार होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये हमारे एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट को भी तो डिवाइड कर दिया ना। यहाँ पे 3 लेवल हो गए, पहला हमारा टॉप लेवल हो गया, उसके बाद मिडिल हो गया, उसके बाद थर्ड हमारा लोअर लेवल हो गया। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हमारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट को भी डिटरमाइन करता है। अकॉर्डिंग टू द वी ए ग्रेकनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि एक मैनेजर के अंडर में 5 या 6 सबऑर्डिनेट्स होते हैं
वाइल अगर लोअर लेवल की हम लोग बात करें तो लोअर लेवल पे हमारे क्या होते हैं कि 20 सबऑर्डिनेट उनके अंडर में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब कि ये हमारे बेसिकली टॉप लेवल की बात हो जाती है और ये हमारे उसके नीचे वाले लेवल्स की बात हो जाती है। तो टॉप लेवल की या फिर मिडिल लेवल की अगर हम लोग बात करें तो उसके उनके अंडर में क्या होते हैं 5 या 6 सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे होते हैं। एंड हमारे लोअर लेवल की अगर हम लोग बात करें तो उनके अंडर में हमारे 20 या 20 से ज़्यादा हमारे सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे होते हैं। ये हमारे वीए ग्रैकनस जी ने हमारे लिख कर दिया है, इनके अकॉर्डिंग ये कहा गया है, ठीक। तो ये डेफिनेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में कोट करने के लिए। देन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और स्पैन ऑफ कंट्रोल और स्पैन ऑफ सुपरविजन का मैंने आपको मतलब ये बताया कि स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम में एक मैनेजर के अपने अंडर कितने सारे लोगों को कंट्रोल कर सकता है या फिर कितने सारे सबऑर्डिनेट्स को वो कंट्रोल कर सकता है, ये हमारा क्या होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है, या फिर जैसे आप स्पैन ऑफ कंट्रोल भी कह लें। उसके बाद आप देखिए कि मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के भी क्या होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं। तो यहाँ पे फीचर्स ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है, जहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या है मैनेजमेंट एफिशिएंसी। मैनेजमेंट एफिशिएंसी के अंदर हम दो पढ़ेंगे, एक हमारा होगा वाइडर स्पैन एंड दूसरा हमारा होगा नैरो स्पैन। बट ये पूरा थ्योरी पढ़ाने से पहले मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाना चाहती हूँ कि वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल और नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता क्या। वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल के अंडर में अगर आप देखिए तो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए जो भी हमारा टॉप लेवल पे बैठा है उसके अंडर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। मतलब कि एक तरीके से आप देख लीजिए कि हर डिपार्टमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, हर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के अंडर में इतने सारे लोग क्या हो रहे हैं काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो हमारे मैनेजमेंट की जो लेयर है वो क्या हो जा रही है, मैनेजमेंट की लेयर यहाँ पे कम हो जा रही है। क्यों, क्योंकि सीईओ के अंडर में कम से कम देखिए 4 डिपार्टमेंट्स है और चारों डिपार्टमेंट के अंडर में हमारे 4 अलग अलग हमारे 4 या 3 या 5 यहाँ पे अलग अलग लोग हमारे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वाइड स्पैन ऑफ अ कंट्रोल में यहाँ पे लेयर्स जो होते हैं मैनेजमेंट के वो कम हो जा रहे हैं। वैसे ही अगर आप नैरो स्पैन ऑफ अ कंट्रोल में देखिए तो यहाँ पे सीईओ के अंदर हमारे बस 2 ही डिपार्टमेंट से 2 ही लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इनके अंडर में ये 2 हैं और इनके अंडर में ये 2 हैं, तो यहाँ पे जो हमारे लेयर ऑफ मैनेजमेंट है वो थोड़ा बढ़ जा रही है। यहाँ पे एक पर्सन के अंडर में ज़्यादा से ज़्यादा वाइडर में काम करते हैं एंड नैरो में हमारा क्या होता है कि एक पर्सन के अंडर में कम से कम काम करते हैं। यहाँ पे लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है एज वेल एज से इसके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए फर्स्ट हमने क्या देखा, वाइडर स्पैन हमने देखा। वाइडर स्पैन में हमने क्या देखा कि हमारे सीईओ के अंदर क्या हो रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे थे। यहाँ पे जो लेयर ऑफ मैनेजमेंट था वो बहुत ज़्यादा वाइड नहीं था। अब वाइडर स्पैन कैन इन्हांस एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग द लेयर ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे जो लेयर ऑफ मैनेजमेंट था वो बहुत कम था। क्यों, क्योंकि एक इंसान के अंडर में ढेर सारे लोग आ रहे थे, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि एक पर्सन के अंडर में, एक मैनेजर के अंडर में या फिर एक सुपीरियर के अंडर में ढेर सारे सबऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व हो रहे थे, ठीक है। ढेर सारे सबऑर्डिनेट्स जो थे वो एक सुपीरियर को ही अकाउंटेबल थे। तो ये क्या होता है, हमारा वाइडर स्पैन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारी लेयर ऑफ मैनेजमेंट जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, लीडिंग टू क्विकर डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पे ये कहा जाता है कि भाई जब एक ही मैनेजर के अंडर में इतने सारे जब लोग हैं, इतने सारे सबऑर्डिनेट हैं, तो यहाँ पर डिसीजन लेना भी बहुत क्विकली डिसीजन ले लिया जाता है, एज वेल एज कम्युनिकेशन करना भी आसान हो जाता है। जो बात अब जैसे कि आप समझ सकते हैं कि हायरार्की बहुत ज़्यादा रहती है, तो टॉप लेवल से जो बात या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो लोअर लेवल तक या फिर फंक्शनल लेवल तक पहुँचते पहुँचते वो बातें क्या होती है, वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, चेंज हो जाती है, कहीं ना कहीं वो मैनिपुलेट हो जाती है। बट यहाँ पे वाइड स्पैन होने की वजह से एक सुपीरियर के अंडर में ढेर सारे सबऑर्डिनेट्स की होने की वजह से कम्युनिकेशन गैप हमारा कम हो गया। इसी वजह से यहाँ पे क्विकली डिसीजन ले लिया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग। एक तरीके से ये हमारे एडवांटेज है वाइड स्पैन के, क्विक डिसीजन मेकिंग होते हैं। इंश्योर कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहता है। कैसे, एक डिपार्टमेंट, एक मैनेजर के अंडर में ढेर सारे लोग हैं, ढेर सारे सबऑर्डिनेट्स हैं, ढेर सारे या फिर आप कह लें डिपार्टमेंट्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा मेंटेन होकर रहेगा, क्योंकि गैप नहीं है, कम्युनिकेशन गैप भी नहीं है। थर्ड पॉइंट अगर आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि मैनेजर अंडर प्रेशर, तो ये एक तरीके से इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा कि क्यों, क्योंकि एक सुपीरियर के अंडर मान लीजिए कि 10 लोग, अगर 10 सबऑर्डिनेट अगर काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सुपीरियर के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है।
किसी की कोई भी ग्रीवेंसेस होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो हर सबऑर्डिनेट उसी एक सुपरवाइज़र के पास जाएगा, ठीक है, उसी अपने एक सुपीरियर के पास वो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो सुपीरियर होता है वो क्या होता है, अंडर प्रेशर, खूब अच्छे खासे प्रेशर में वो रहता है। चांस ऑफ क्योर्स ड्यू टू मैनी पॉइंट ऑफ व्यू। अब जाहिर सी बात है कि ढेर सारे लोग हैं, तो ढेर सारे लोग होने की वजह से हर इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू डिफ़र करेगा। हर इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू जब डिफ़र करेगा तो यहाँ पे क्योर्स होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट 2 पॉइंट्स आप एडवांटेज में ले सकते हैं, सेकंड एंड लास्ट 2 पॉइंट्स जो आपके हैं वो आप डिसएडवांटेज में ले सकते हैं। ठीक, अब मैं आपको बताऊंगी कि नैरो स्पैन क्या होता है। नैरो स्पैन का मैंने आपको क्या दिखाया था कि हर सुपीरियर के अंडर में बस कुछ ही लोग होते हैं, बहुत ढेर सारे बल्क में लोग नहीं होते हैं, ठीक है। और नैरो स्पैन में होता क्या है कि बेसिकली यहाँ पे हायरार्की जो है वो थोड़ी लंबी हमारी बन जाती है। अ नैरो स्पैन अलाउ मोर फॉर मोर डिटेल सुपरविजन एंड गाइडेंस। नैरो स्पैन में क्या होता है कि बहुत डिटेल सुपरविजन होते हैं और बहुत डिटेल गाइडेंस होती है, विच कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस बट मैनी इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी। अब जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ कि देखिए, बचपन में जब आप स्कूल में जाते थे, जब नर्सरी एलकेजी में आप पढ़ते थे, तो एक टीचर को इतने सारे बच्चों को हैंडल करना रहता था। तो यहाँ पे क्या होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन डिवाइड किए जाते थे, मतलब कि हर सेक्शन में 15 बच्चे या 20 बच्चे ऐसे होते थे। क्यों? क्योंकि हर बच्चे को इंडिविजुअली उस पर नोटिस करना, उस पर ध्यान देना ज़रूरी होता था, क्योंकि बच्चे उतना, जो छोटे बच्चे होते थे वो उतना इंडिपेंडेंट नहीं होते थे। बट अब बड़ी बड़ी क्लासेस में देखिए, जब आप 7th में गए, 8th में गए, तो एक क्लास की कैपेसिटी कितनी होती थी, 60 स्टूडेंट की रहती थी। क्यों? क्योंकि उस वक्त बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते थे, तो हर बच्चे को क्या होता था, स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन एंड फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, तो उसी टॉपिक को हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे। और आज मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते क्या हैं और होते कितने हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखाया है। तो हमारा फर्स्ट क्या है, हमारा फर्स्ट है लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सेकेंड है हमारा लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, थर्ड है हमारा फंक्शनल, फोर्थ है हमारा प्रोजेक्ट एंड फिफ्थ है हमारा मैट्रिक्स। वन बाय वन हम लोग इसको कवर करेंगे, इन डेप्थ में हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, आइए हम लोग जानते हैं। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेसिकली हमें ये बताता है कि यहाँ पे जो अथॉरिटी होती है वो फ्लो करती है टॉप टू बॉटम। मतलब जो भी यहाँ पे अथॉरिटी होती है, मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जो भी आपको काम करना होता है, वो हर सबॉर्डिनेट को उसके सुपीरियर बताते हैं। मतलब कि जो भी हमारा इमीडिएट सुपीरियर होता है वो अपने सबॉर्डिनेट को वो अथॉरिटी देगा कि आपको ये सारी चीज़ें करने हैं, आपके पास ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब आपको फुलफ़िल करना है। और सुपीरियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सबॉर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शन देना, एंड सबॉर्डिनेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर सबॉर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सुपीरियर ने दी है उसको फॉलो करना है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो अथॉरिटी होती है वो टॉप टू बॉटम फॉलो करती है। जैसे कि इसकी मैंने एक इमेज भी यहाँ पे देखी है, तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट के अंडर में आया वाइस प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट जो भी होगा कंपनी का वो बताएगा वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट क्या करेंगे, जो भी उनके अंडर में मैनेजर्स जो आएंगे उनको वो बताएंगे कि क्या क्या करना है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, किसकी क्या अथॉरिटी दी जा रही है किसको। एंड उसके बाद जो मैनेजर्स होंगे वो अपने असिस्टेंट मैनेजर को वो सब चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए कि लिखा क्या है, यहाँ पे लिखा है इन दिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अथॉरिटी क्या होती है, वो टॉप टू बॉटम फ्लो करती है। सुपीरियर विल गिव ऑर्डर टू देयर सबॉर्डिनेट एंड सबॉर्डिनेट आर अकाउंटेबल टू सुपीरियर। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, जवाबदेही। मतलब ये कि जो सुपीरियर होते हैं वो अपने सबॉर्डिनेट को बताएंगे कि उनको करना क्या है, एंड जो सबॉर्डिनेट होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो भी एक्टिविटी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई है सुपीरियर्स के द्वारा, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करने के बाद वो अपने सुपीरियर्स को बताएंगे कि उनका काम कहाँ तक पहुँचा, कितना हुआ, जो भी उसका रिज़ल्ट आया वो बताएंगे उसको, अपने सुपीरियर्स को। सबॉर्डिनेट आर रिस्पॉन्सिबल टू फुलफ़िल द ऑर्डर ऑफ देयर सुपीरियर, ठीक है। उसके बाद मैंने ये डायग्राम आपको दिखाया था, तो ये डायग्राम बेसिकली हमें यही डिपिक्ट करता है
कि यहाँ पे जो अथॉरिटी है वो हमारा टॉप टू बॉटम फ्लो कर रहा है। मतलब कि प्रेसिडेंट क्या करेगा, जो भी इनको बताना होगा वो वाइस प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट क्या करेंगे, वो बॉटम में अपनी जो भी इंफॉर्मेशन होगा या फिर जो भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी है जिस भी मैनेजर को, वो उनको बताएंगे। और मैनेजर्स का काम क्या होगा कि वो असिस्टेंट मैनेजर को कांटेक्ट करेंगे जो भी काम करवाना है उसके लिए। तो यहाँ पे जो अथॉरिटी है या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, फ्लो कर रही है, प्रेसिडेंट से असिस्टेंट मैनेजर तक। तो ये हमारा क्या होता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जहाँ पे अथॉरिटीज़ टॉप टू बॉटम फ्लो करती है एक सीरीज़ में, मतलब एक हायरार्की में। ओके। सेकेंड आप देखिए, सेकेंड आपका है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो सेकेंड आपका क्या है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे लाइन एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं एंड स्टाफ एग्जीक्यूटिव भी होते हैं। लाइन एग्जीक्यूटिव का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी ये होती है कि उनको अपने जो भी टास्क उनको दिए जा रहे हैं उनको वो पूरे करनी है। और स्टाफ एग्जीक्यूटिव की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लाइन एग्जीक्यूटिव को कोई भी एडवाइस की अगर ज़रूरत है, कोई भी एडवाइस की ज़रूरत है तो वो एज अ एक्सपर्ट वो लाइन एग्जीक्यूटिव को एज एडवाइज़र वो काम करते हैं लाइन एग्जीक्यूटिव के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, लाइन एग्जीक्यूटिव भी होती हैं, स्टाफ एग्जीक्यूटिव भी होती है। लाइन एग्जीक्यूटिव अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और स्टाफ एग्जीक्यूटिव एज ए एडवाइज़र और आप कह सकते हैं कि एज ए एक्सपर्ट वो ट्रीट किए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इन दिस टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बोथ लाइन एग्जीक्यूटिव एंड स्टाफ एग्जीक्यूटिव आर देयर। यहाँ पे क्या होता है कि लाइन एग्जीक्यूटिव एंड स्टाफ और एग्जीक्यूटिव दोनों होते हैं और लाइन एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने टास्क के लिए एंड स्टाफ एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं एज अ एडवाइज़र और एज अ एक्सपर्ट वो ट्रीट किए जाते हैं। कि लाइन एग्जीक्यूटिव को कहीं भी किसी एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है या फिर किसी की एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो स्टाफ एग्जीक्यूटिव जो भी फील्ड उनकी होगी, जिस भी फील्ड में वो स्टाफ एक्सपर्ट होगा उस फील्ड की उसके पास नॉलेज होगी, तो वो क्या करेगा, लाइन एग्जीक्यूटिव को उस बारे में एडवाइस प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। द स्टाफ स्ट्रक्चर इज़ अबाउट हैविंग स्पेशलाइज्ड पीपल हु सपोर्ट द लाइन मैनेजर एंड एम्प्लॉय। तो जो भी हमारे स्टाफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है, उनके वो क्या होते हैं, वो हर चीज़ में किसी ना किसी चीज़ में उनकी कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन रहती है और उनकी स्पेशलाइजेशन होती है। इसी वजह से वो लाइन मैनेजर्स को और लाइन एम्प्लॉयज़ को वो सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टाफ एग्जीक्यूटिव हमारे क्या होते हैं, एडवाइज़र और एक्सपर्ट होते हैं। दीज स्पेशलाइज्ड स्टाफ मेंबर नोन अ लॉट अबाउट स्पेसिफिक थिंग लाइक फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, लीगल मैटर्स। ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि स्टाफ एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो क्या होता है कि किसी ना किसी चीज़ में एक्सपर्ट रहते हैं। मतलब कि किसी का एक्सपर्टीज़ फाइनेंस में है, किसी का एचआर में है, किसी का लीगल मैटर्स को सॉल्व करने में, किसी का मार्केटिंग में है। तो जिनकी एक्सपर्टीज़ जिस हिसाब से रहती है उस हिसाब से वो क्या करते हैं, अपने लाइन एग्जीक्यूटिव्स को हेल्प करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। दे गिव एडवाइस, गाइडेंस एंड स्पेशलाइज हेल्प टू मैनेजर टू मेक गुड डिसीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम। मतलब कि जिस भी तरीके से रिक्वायरमेंट हुई स्टाफ एग्जीक्यूटिव्स की, जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना है या फिर किसी चीज़ के लिए कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए एडवाइस लेना है, तो लाइन एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, बेसिकली स्टाफ एग्जीक्यूटिव की हेल्प लेते हैं। The line and staff organization help make things run smoothly and effectively by using everyone's skills and knowledge effectively। अब जैसा कि मैंने आपको ये चीज़ बताया कि यहाँ पे लाइन एग्जीक्यूटिव और स्टाफ एग्जीक्यूटिव दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। तो लाइन एग्जीक्यूटिव काम कर रही है और स्टाफ एग्जीक्यूटिव उस काम को करने के लिए उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे बहुत स्मूथली एंड इफ़ेक्टिवली सब चीज़ों का मतलब हर इंसान का उनके स्किल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बहुत स्मूथली, बहुत इफ़ेक्टिवली, एफिशिएंटली ये रन कर रही होती है। क्योंकि यहाँ पे हर इंसान का, हर एक इंडिविजुअल का स्किल्स इन्वॉल्व होता है, उनके नॉलेज को यूज़ किया जाता है। जैसे कि स्टाफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो अपने नॉलेज को यूज़ करके, अपने एक्सपर्टीज़ को यूज़ करके लाइन मैनेजर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करती हैं। ठीक है। इसी वजह से क्या होता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनकी जो ऑब्जेक्टिव्स होती हैं वो ट्राई की जाती है कि वो जल्द से जल्द फुलफ़िल हो सके। ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने एक डायग्राम आपको दिखाया है, इस डायग्राम को आप देखिए कि ये डायग्राम क्या डिपिक्ट कर रहा है। ये डायग्राम आपका डिपिक्ट करता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को। यहाँ पर जो आपको ऑरेंज वाले जो लाइन दिख रहे हैं ये आपको बेसिकली डिपिक्ट कर रहा है क्या, ये आपको डिपिक्ट कर रहा है
लाइन एग्जीक्यूटिव को डिपिक्ट कर रहा है, एंड जो आपकी जो पर्पल वाले जो लाइन ये दिख रहे हैं ये यहाँ पे, वो आपको डिपिक्ट कर रहा है स्टाफ एग्जीक्यूटिव। मतलब ये कि लाइन एग्जीक्यूटिव की हम लोग बात कर रहे हैं करें तो लाइन एग्जीक्यूटिव में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो टॉप टू बॉटम हमारी फ्लो करती है। मतलब कि जो भी अथॉरिटी होती है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो टॉप टू बॉटम फॉलो करती है। तो देखिए पहले बीओडी है, देन मैनेजिंग डायरेक्टर है, एंड देन मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर में इतने सारे मैनेजर है, मैनेजर ABC, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, लाइन स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। अब देखिए ये जो साइड में जो लिखा है, जहाँ ह्यूमन रिसोर्स है मैनेजर है, लीगल एडवाइज़र है, फाइनेंशियल एडवाइज़र है, असिस्टेंट ऑफ MD है, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जितने भी HR रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, जो भी इश्यूज़ होते हैं या फिर कोई HR पॉलिसीज़ बनाती है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर की ये हेल्प करते हैं। जितने भी लीगल मैटर्स होते हैं, लीगल मैटर पे कोई भी एडवाइस चाहिए होता है MD को, तो वो लीगल एडवाइज़र से वो हेल्प लेते हैं। फाइनेंशियल एडवाइज़र अगर कोई भी चाहिए होता है, मतलब कि फाइनेंशियल एडवाइस अगर कोई चाहिए होता है MD को, तो वो फाइनेंशियल एडवाइज़र करते हैं। और जो असिस्टेंट होते हैं MD के, कोई रोल्स, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करनी है, डिज़ाइन करनी है, कोई भी चीज़ फॉर्म करना है, जैसे कोई पॉलिसीज़ बनानी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डिज़ाइन करनी है, तो उसके लिए जो MD के असिस्टेंट हैं वो हेल्प करते हैं MD की, ठीक है। तो ये हमारे जो क्या हुआ, HR मैनेजर, लीगल एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र, ये सब हमारे क्या हो गए, स्टाफ एग्जीक्यूटिव। एंड हमारे BOD, MD एंड जो जितने भी हमारे मैनेजर्स हैं, मैनेजर ABC, ये हमारे क्या हो गए, लाइन एग्जीक्यूटिव हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टाफ एग्जीक्यूटिव क्या होता है, एज ए एडवाइज़र और एज ए एक्सपर्ट हमारी लाइन एग्जीक्यूटिव की हेल्प करता है। इसी वजह से इसको लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो ये तो हमारा सेकेंड था। थर्ड हमारा है क्या, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो थर्ड हमारा क्या है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो हमारी कंपनी होती है, इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बेसिस पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। मतलब कि एक्सपर्टीज़ के बेसिस पे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स बटे हुए होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज़ अ कॉमन टाइप ऑफ अ बिजनेस स्ट्रक्चर दैट ऑर्गेनाइज अ कंपनी इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट। डिफरेंट डिपार्टमेंट में और कंपनी को ऑर्गेनाइज किया जाता है बेस्ड ऑन एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़, ग्रुपिंग एम्प्लॉय ऑफ ए स्पेशलिटी, स्किल और रिलेटेड रोल्स। कहने का मतलब ये था कि एक्सपर्टीज़ के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ग्रुपिंग एम्प्लॉय बाय स्पेशलिटी, हर एम्प्लॉय में जो भी उनकी स्पेशलिटी रहती है, जो भी उनके अंदर स्किल्स रहते हैं, उसके हिसाब से उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है कि कौन किस डिपार्टमेंट में जाएगा, और उसी के हिसाब से उनको जो रोल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में मैंने क्या बताया कि फंक्शन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में हमारे डिपार्टमेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि CEO के अंडर में अगर आप देखें, यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, प्रोडक्शन अलग है, सेल्स अलग है, HR अलग है, फाइनेंस अलग है। अब जाहिर सी बात है कि जब सब कुछ सारे डिपार्टमेंट्स अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग हैं, तो मार्केटिंग एक्सपर्ट मार्केटिंग डिपार्टमेंट में होंगे, प्रोडक्शन एक्सपर्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होंगे, सेल्स के जो एक्सपर्ट होंगे वो सेल्स में होंगे, HR के जो एक्सपर्ट होंगे वो HR में होंगे, एंड फाइनेंस के जो हमारे एक्सपर्ट होंगे फाइनेंस के होंगे। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स को भी उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और जो पर्सन जो होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं हमारे, जो वहाँ पे काम करते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो इन सारे डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, इनको भी उनके स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग, जिस चीज़ में भी वो स्पेशलाइज होते हैं उसके अकॉर्डिंग इनका डिफरेंशिएशन किया जाता है, ठीक है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, अब बस नाम से याद रखिए, मतलब फंक्शनल है, इसका मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिपार्टमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। थर्ड आपका है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नाम से ही आप समझ सकते हैं कि प्रोजेक्ट के बेसिस पे यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा। तो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या कहता है, इसमें ये चीज़ होता है कि कोई भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट होता है, जैसे कोई कंपनी किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे अगर वो काम कर रही है, तो उस प्रोजेक्ट में जितने भी एम्प्लॉय, जितने भी लोग हमारे इन्वॉल्व होते हैं, उस प्रोजेक्ट के अंदर भी एक हायरार्की मेंटेन होती है कि कौन टॉप पोजीशन पे रहेगा, कौन उसके अंडर में कितने लोग रहेंगे, फिर उसके अंडर में स्पेसिफिकली कितने लोग रहेंगे। तो उस वहाँ पे भी क्या होता है कि एक हायरार्की मेंटेन होती है। यहाँ पे जो हायरार्की जो बनती है एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंदर, जो हायरार्की हमारी बनती है वो क्या होती है, टेम्परेरी नेचर की होती है। मतलब कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ,
जिसकी भी जो अथॉरिटी रहेगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। जो भी हायरार्की बनी रहेगी वहाँ पे, जो जिसके लिए अकाउंटेबल होगा, मतलब जो भी सबऑर्डिनेट जिन भी सुपीरियर्स के लिए अकाउंटेबल होंगे, ठीक है। ये सब कुछ क्या होता है कि वो प्रोजेक्ट के ख़त्म होने के साथ ही जो भी हायरार्की होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। दिस देयर इज़ ए हायरार्की एंड अथॉरिटी ऑफ अ पीपल हु आर इन्वॉल्व इन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। यहाँ पे क्या होता है कि हायरार्की भी होती है एंड पीपल्स के पास अथॉरिटी भी होती है, बट ये अथॉरिटीज़ उन लोगों के पास सिर्फ तब तक रहती है और ये हायरार्की भी सिर्फ तब तक मेंटेन करके रखी जाती है जब तक वो प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट ना हो जाए। एक बार प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो गया उसके बाद ना ही ये हायरार्की रहेगी और ना ही ये अथॉरिटीज़ रहेगी उन लोगों के पास। दिस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज़ टेम्पररी, इट इज़ ओनली फॉर्म्ड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। क्या है? इट इज़ ओनली फॉर्म्ड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम। द स्ट्रक्चर विल डिसअपियर व्हेन प्रोजेक्ट विल कंप्लीट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए स्ट्रक्चर को फॉर्म किया जाता है। जैसे ही वो प्रोजेक्ट हमारी कंप्लीट हो जाती है वैसे ही जो भी ये हायरार्की होती है, ये हायरार्की का जो स्ट्रक्चर होता है, लोगों के पास जो अथॉरिटीज़ होती है, जिनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो भी रोल्स उनको दिए जाते हैं, वो सब चीज़ें क्या होती हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर सिर्फ तब तक मेंटेन रहता है जब तक वो प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट ना हो जाए। यहाँ पे अगर आप ये चीज़ देखिए, जो मैंने यहाँ पे एक हायरार्की बना के दी है, तो ये सपोज़ कोई एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को जो मैनेजर है वो ए है, मिस्टर ए है, ठीक है। मिस्टर ए प्रोजेक्ट मैनेजर है, ठीक। अब मिस्टर ए के अंडर में रिसर्च टीम भी रहेगी, हार्डवेयर टीम भी रहेगी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एट सोर्स, मतलब कि ये सारी टीम्स जो रहेंगी वो मिस्टर ए के अंडर रहेंगी। अब ये जो पूरा ये फॉर्म किया गया है, ये हायरार्की, कि प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर में हमारी आरएम भी रहेगी, हमारी रिसर्च टीम भी रहेगी, हमारी हार्डवेयर टीम भी रहेगी, हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम भी रहेगी। ये सिर्फ तब तक के लिए ही रहेगा जब तक हमारा वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो जाए। एक बार जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगी तो हमारी रिसर्च टीम और हार्डवेयर टीम या फिर सॉफ्टवेयर टीम किसी भी तरह से हमारे इस प्रोजेक्ट मैनेजर को अकाउंटेबल नहीं होंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये जो हायरार्की है ये सिर्फ तब तक मेंटेन रहती है जब तक वो प्रोजेक्ट आपका चल रहा है। एक बार वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो उसके बाद कोई किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं होता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के पास पहले जैसी नहीं रहती है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, आपका था प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या कहता है? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपका ये कहता है कि यहाँ पे हमारी फंक्शनल एज वेल एज प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दोनों इन्वॉल्व होता है। मतलब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे जो हमारी कंपनी होती है वो ऑर्गेनाइज की जाती है डिपार्टमेंट वाइज, मतलब कि हर डिपार्टमेंट की जो भी स्पेशलाइजेशन होती है उसके अकॉर्डिंग उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। एज वेल एज प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि इसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पूरे होने तक जो भी हायरार्की बना के रखी गई है या फिर जो भी अथॉरिटी जिसको दी गई है, सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पूरा होने तक ही रहती है। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद कोई अथॉरिटी किसी के पास नहीं रहती, कोई किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं रहता है, ठीक है। तो जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो दोनों होते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा होता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ management method that integrate both functional and project oriented approaches. The matrix structure involves dual reporting line where the staff member usually report to both a functional manager who supervise their skill development in a specific department or discipline and a project manager who direct them to realize the project goal and deadline. यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जो भी हमारे स्टाफ मेंबर्स होंगे वो रिपोर्ट करेंगे, अपने फंक्शनल मैनेजर्स को भी रिपोर्ट करेंगे एज वेल एज से अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को भी रिपोर्ट करेंगे। फंक्शनल मैनेजर को क्यों रिपोर्ट करेंगे कि फंक्शनल मैनेजर क्या होते हैं, वो सुपरवाइज करते हैं उनको, इसी वजह से फंक्शनल मैनेजर को रिपोर्ट करना होता है। और प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होते हैं, वो ये बताते हैं कि किस तरीके से आपको अपने प्रोजेक्ट के गोल्स एंड प्रोजेक्ट की डेडलाइंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी सब काम के लिए जो सुपरवाइज कर रहे हैं वो होते हैं फंक्शनल मैनेजर, और स्पेसिफिक जो प्रोजेक्ट का गोल होता है वो जो दिखाते हैं हमारे स्टाफ को
कि आपका मेन गोल क्या है, वो हमारे होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर। देखिए प्रोजेक्ट मैनेजर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस प्रोजेक्ट को आपको काम करना है, उस प्रोजेक्ट को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, ऑन टाइम एक डेडलाइन के भीतर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या दिया है, मैंने आपको ये पूरा शेड्यूल बना के मतलब एक तरीके से एक पिक्चर मैंने यहाँ पे लगाई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये हमारा है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का एक एग्जाम्पल। यहाँ पे आप देखिए कि डिज़ाइन स्टाफ, मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ, फाइनेंस स्टाफ, मार्केटिंग स्टाफ, ये सब कुछ हमारे क्या हैं, अलग अलग है। मतलब तो अब आगे मैं अगर आपको बताऊं तो मैं यहाँ पर आपको इसका चार्ट दिखा दूँ। तो नैरो स्पैन ऑफ अ कंट्रोल का अगर आप चार्ट पे फोकस करें तो यहाँ पे आप देखिए कि सीईओ के अंडर में, मतलब कि जो आपकी टॉप लेवल है उसके अंडर में सिर्फ 2 लोग हैं, और इन 2 लोगों के अंडर में दो लोग एक्स्ट्रा हैं, फिर इनके अंडर में कुछ लोग होंगे, फिर इनके अंडर में कुछ लोग होंगे। तो यहाँ पर नैरो स्पैन में बेसिकली क्या होता है कि एक लोग के अंडर में, मतलब एक सुपरवाइज़र के अंडर में बहुत ज़्यादा पीपल नहीं होते, मतलब बहुत ज़्यादा सबॉर्डिनेट्स नहीं होते हैं। इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी हायरार्की बनती है वो बहुत लंबी हायरार्की बन जाती है। अब आप खुद ये चीज़ सोचिए, अगर मान लीजिए कि सीईओ ने कोई मैसेज अगर इन्फॉर्म किया अपने सबॉर्डिनेट को, ठीक है, टॉप लेवल वालों ने, मतलब कि सुपीरियर ने सबॉर्डिनेट को कोई मैसेज दिया, तो एक सुपीरियर के अंडर में सपोज़ मान लीजिए कि 2 सबॉर्डिनेट है, उन 2 के अंडर में 4-4 सबॉर्डिनेट है। तो बहुत ज़्यादा लंबी हायरार्की से जब कोई भी इंफॉर्मेशन मूव करती है, फ्लो करती है, तो वो मैसेज क्या होती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है, मतलब कि कहना कुछ और है और हो कुछ और जाता है, मतलब मैसेज लास्ट लेवल तक पहुँचते पहुँचते वो चेंज हो जाती है। तो ये इसका क्या होता है, एक डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, अब हम वापस अपने कंटेंट पर अगर आए तो यहाँ पे क्या लिखा है, अ नैरो स्पैन अलाउ फॉर अ मोर डिटेल सुपरविजन एंड गाइडेंस। नैरो स्पैन में क्या होता है कि बहुत डिटेल सुपरविजन होता है एंड गाइडेंस होता है। इसी वजह से यहाँ पे जो हमारी हायरार्की होती है वो लंबी हो जाती है, क्योंकि कुछ ही लोग किसी के अंडर में रहते हैं, सुपरवाइज़र के अंडर में रहते हैं, तो सुपरवाइज़र के पास भी पूरा का पूरा उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो इंडिविजुअली सब पे ध्यान रख सके, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, विच कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस बट मे इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी। जिसकी वजह से क्या होगा, परफॉर्मेंस तो उनकी इंक्रीज़ होगी ही, क्योंकि इंडिविजुअली हर एक एक इंडिविजुअल पे बहुत अच्छे से वो फोकस कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी उनकी लेकिन कॉस्ट उनकी बढ़ जाएगी, ठीक है। परफॉर्मेंस तो इंक्रीज़ होगा ही क्योंकि इंडिविजुअली ध्यान दिया जा रहा है, बट कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगी एंड कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी। क्यों कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़ जाएगी, इस वजह से क्योंकि यहाँ पे हायरार्की जो है आपकी बहुत लंबी हो गई है। तो हो सकता है कि कोई मैसेज अगर मान लीजिए कि फंक्शन लेवल अगर टॉप लेवल तक कोई अपनी ग्रीवियंसेस पहुँचानी चाहती है, तो इतना ज़्यादा इनका हायरार्की हो जाएगा कि मैसेज का जो फ्लो होगा वो सही से हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो नैरो स्पैन एंड वाइडर स्पैन में ये एक डिफरेंस होता है, ठीक। उसके बाद अगर आप पॉइंट्स देखें तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है कि मैसेजेस कैन बी डिस्टॉर्टेड। मैसेज क्या होंगे, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी हायरार्की है वो बहुत ज़्यादा लंबी है। कोऑर्डिनेशन इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव। कोऑर्डिनेशन अचीव करना डिफ़िकल्ट होगा। क्यों डिफ़िकल्ट होगा कोऑर्डिनेशन अचीव करना, क्योंकि एक लेवल पे बहुत सारे लोग नहीं हैं, ठीक है। सपोज़ एक सुपीरियर के अंडर में अगर 2 लोग हैं और इन 2 लोगों के अंडर में मान लीजिए 3-3 लोग हैं सपोज़, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हर लेवल में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हायरार्की आपकी बढ़ी है। थर्ड क्या है आपका, कम्युनिकेशन गैप कैन कम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा हायरार्की के बड़े होने की वजह से, लंबे होने की वजह से। कोई भी मान लीजिए टॉप लेवल फंक्शन लेवल तक कोई बात अगर पहुंचाना चाहता है तो वो मैसेज फ्लो करते करते वो मैसेज ही मैनिपुलेट हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आ जाएगी। अब इसको आप कंपेयर करके देखिए तो यहाँ पे मैं बताऊँ, देखिए वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल में देखिए कि सीईओ के अंडर में क्या है, यहाँ पे सीईओ के अंडर में देखिए 4 लोग आ रहे हैं, ठीक। इनके अंडर में क्या हो रहा है, 4 लोग आ रहे हैं। नैरो स्पैन में देखिए तो यहाँ पे 2 लोग आ रहे हैं। तो इस लेवल पे जो 4 लोग काम कर रहे हैं इनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन होगा ये बहुत अच्छा रहेगा, और सीईओ में देखिए इन 2 के बीच का कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा। उसी तरह अगर लेवल वाइज देखिए तो
इन दोनों के बीच में अगर यहाँ पे क्या है कि हमारी हायरार्की छोटी है, क्योंकि हर लेवल पे कुछ ज़्यादा मैक्सिमम लोग हैं। मतलब कि इस लेवल पे देखिए तो 8 लोग हैं, एक लेवल पे आप देखिए तो 4 लोग हैं, फिर थर्ड लेवल पे आप देखिए तो यहाँ पे 7 लोग हैं। तो इनके कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर पाना उतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना नैरो स्पैन में डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सुपीरियर के अंडर में कुछ ही लोग हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, 4 लोग नहीं है, 5 लोग नहीं है, 7-8 लोग नहीं है। यहाँ पे 1 या 2 लोग रहते हैं, फिर इनके अंडर में सपोज़ 2 लोग हो जाएँगे, फिर इनके अंडर में 2 लोग हो जाएँगे। तो यहाँ पे हर लेवल में कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसी वजह से यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आ जाती है हमारी नैरो स्पैन ऑफ अ कंट्रोल में। तो वाइडर स्पैन और नैरो स्पैन का आपका ये डिफ़रेंस था। सेकेंड पॉइंट आपका क्या है? मैनेजरियल स्किल। मतलब कि यहाँ पे हम लोग मैनेजरियल स्किल्स के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि हमारे एक्सपीरियंस मैनेजर और इनएक्सपीरियंस्ड मैनेजर किस तरीके की सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। मतलब कि नैरो स्पैन को हैंडल कर लेंगे कि वाइडर स्पैन को वो हैंडल कर लेंगे। तो एक्सपीरियंस्ड मैनेजर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है? स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस मैनेजर कैन हैंडल अ वाइडर स्पैन। स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस मैनेजर क्या है? वाइडर स्पैन को हैंडल कर सकते हैं ड्यू टू देयर एबिलिटी टू इफेक्टिवली डेलीगेट एंड मैनेज मल्टीपल टास्क एंड पीपल। क्यों ये लोग हैंडल कर सकते हैं? क्योंकि ये अब अपने काम में क्या हो चुके हैं, एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं, अच्छा खासा इनको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। एंड इनकी जो एबिलिटी है टू इफेक्टिवली डेलीगेट एंड मैनेज मल्टीपल टास्क एंड पीपल। कहने का मतलब ये कि एक्सपीरियंस होने की वजह से ये एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अब मैनेज कर सकते हैं, एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा टास्क को मैनेज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अच्छे खासा इनको एक्सपीरियंस है, ये चीज़ों को समझ पाते हैं कि हमें कब किस चीज़ को क्या डायरेक्शन देना है, कहाँ पे हमें किस काम को रोकना है, कब इनको काम को चेक करना है, क्या इनको करना है। ये इस चीज़ से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है क्योंकि ये एक्सपीरियंस्ड है। वैसे ही अगर आप इनएक्सपीरियंस की बात करें तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर वो इनएक्सपीरियंस है तो इसका मतलब कोई वो स्ट्रगलर है, वो अपने काम को अभी बहुत अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस नहीं कर पाए हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो नहीं जानते। इसीलिए इनके अंडर में क्या होता है? नैरो स्पैन चलता है। क्यों? इनके अंडर में क्या होगा? बहुत कुछ ही लोग होंगे जिनको ये गाइड करेंगे। ठीक है? वही लिखा है, लेस एक्सपीरियंस मैनेजर माइट स्ट्रगल विद अ वाइड स्पैन बेनिफिटिंग फ्रॉम अ नैरो स्पैन टू प्रोवाइड मोर फोकस्ड सुपरविजन। ठीक है? इनएक्सपीरियंस जो हमारे मैनेजर्स हैं वो अगर नैरो स्पैन के साथ चले तो वो हर एक इंडिविजुअल पे, मतलब हर एक अपने एम्प्लॉय पे बहुत अच्छा वो फोकस दे सकते हैं, बहुत अच्छे से वो सुपरविजन कर सकते हैं अगर वो नैरो स्पैन के साथ चले तो। एक्सपीरियंस मैनेजर के क्या है, वो चीज़ों की उनको आदत हो चुकी है, वो पहले से ही वो चीज़ इतने अच्छे तरीके से जान गए कि उनको कब कैसे किस सिचुएशन को हैंडल करना है, किसको कहाँ पे किस काम पे लगाना है, किसको किस तरीके से ट्रीट करना है। वो ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस कर चुके हैं उस टास्क में रह कर के कि वो वाइड स्पैन को हैंडल कर सकते हैं और वहाँ पे वो इंडिविजुअली सबको गाइडेंस दे सकते हैं, सबको सुपरवाइज़ कर सकते हैं। बट इनएक्सपीरियंस क्या है, वो अभी नए हैं उस काम में, तो वो नैरो स्पैन के लिए वो परफेक्ट है। उनके अंडर में कुछ लोग रहेंगे तभी वो इंडिविजुअली सबको समझा सकते हैं, सबको गाइड कर सकते हैं। ठीक है? तो मैनेजरियल स्किल के बेसिस पे ऐसे होता है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट हमारा क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। थर्ड अगर आप देखिए तो थर्ड आपका क्या है यहाँ पे? थर्ड है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में पहला आपका है फ्लैट स्ट्रक्चर और दूसरा आपका है हायरार्किकल स्ट्रक्चर। फ्लैट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि फ्लैट स्ट्रक्चर में जो आपकी हायरार्की होती है वो फीवर होती है। मतलब कि यहाँ पे एक तरीके से हम लोग कह लें तो यहाँ पे हायरार्की बहुत कम होती है। ठीक है? जैसे कि आप ये चीज़ समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वाइड स्पैन में क्या होता है। यहाँ पे अगर आप चार्ट में देखें तो यहाँ पे क्या है कि वाइड स्पैन में आपकी जो हायरार्की है वो बहुत कम है और हायरार्की कम होने की वजह से एक सुपीरियर के अंडर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है फ्लैट स्ट्रक्चर में, आपको ये चीज़ बताया जा रहा है कि इन फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन विद फीवर हायरार्कियल लेवल द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट टेंड टू बी वाइडर। यहाँ पे जो आपकी हायरार्की होती है वो क्या होती है? फीवर होती है। मतलब कि कम हायरार्की होती है, मतलब कि लेवल्स कम होते हैं। लेवल्स कम होने की वजह से ये क्या करते हैं,
यहाँ पे वाइडर स्पैन को फॉलो किया जाता है। क्यों? वाइडर स्पैन में ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हायरार्की कम होती है, इसी वजह से एक सुपीरियर के अंडर में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सबऑर्डिनेट काम करते हैं। प्रमोटिंग अ मोर कोलैबोरेटिव एंड फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट, इसका एक और ये एडवांटेज होता है कि जाहिर सी बात है कि एक लेवल पर ढेर सारे लोग अगर काम कर रहे हैं, एक सुपीरियर के अंडर में बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो उन सबऑर्डिनेट्स के बीच में जो कोलैबोरेशन रहेगा, जो एक कोऑर्डिनेशन रहेगा, वो बहुत अच्छा मेंटेन रहेगा। ठीक है? और वहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट फ्लेक्सिबल रहेगा, क्योंकि एक लेवल पे बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पे किसी भी तरीके की पार्शियलिटी नहीं रहेगी, बायसनेस नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, एनवायरनमेंट में एक फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। ठीक। सेकंड आप देखिए तो सेकंड आपका क्या है, हायरार्कियल स्ट्रक्चर है। हायरार्कियल स्ट्रक्चर में आप नैरोअर स्पैन को आप ले सकते हैं, जो नैरो स्पैन मैंने आपको बताया था। इन मोर ट्रेडिशनल हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन स्पैन आर ऑफन नैरोअर टू मेंटेन कंट्रोल एंड ओवरसाइट थ्रू मल्टीपल मैनेजरियल लेयर। In more traditional hierarchical organizations, span are often narrower to maintain control and oversight through multiple managerial layer। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नैरो स्पैन में जो हमारी लेयर्स होती है, हमारी जो लेवल्स होते हैं, मतलब एक तरीके से हायरार्की आप कह लीजिए, वो बहुत लंबी होती है। तो क्या होती है, आपकी हायरार्की वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी होती है। ठीक है? हायरार्की लंबी होने की वजह से चलो ये तो डिसएडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबी आपकी हायरार्की हो जाती है तो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। बट इंडिविजुअल सुपरवाइज़र जो आपका होता है, वो इंडिविजुअली हर एक सबऑर्डिनेट पे बहुत अच्छे से अपना कंट्रोल मेंटेन कर सकता है, उनको गाइड कर सकता है। ठीक है? एंड ओवरसाइट थ्रू मल्टीपल मैनेजरियल लेयर। कहने का मतलब ये है कि जब नैरो स्पैन अगर आप देखिए, तो नैरो स्पैन में हायरार्की ज़्यादा होती है। हायरार्की ज़्यादा होने की वजह से आपका पहला डिसएडवांटेज ये होता है कि आपका कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। कम्युनिकेशन गैप तो चलिए हो जाता है, बट यहाँ पे हर एक सुपीरियर के अंडर में कुछ लोग रहते हैं, इसी वजह से स्पेशल अटेंशन हर एक इंडिविजुअल सबऑर्डिनेट को दे पाना क्या होता है, पॉसिबल होता है। तो ये हमारा क्या होता है, हायरार्कियल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है? पहला मैंने आपको बताया फ्लैट स्ट्रक्चर एंड दूसरा मैंने आपको बताया हायरार्कियल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट आपका क्या है, कम्युनिकेशन चैनल। मतलब वाइड स्पैन में आपकी कम्युनिकेशन चैनल कैसी होनी चाहिए एंड नैरो स्पैन में आपकी कम्युनिकेशन चैनल कैसी होनी चाहिए। तो वाइड स्पैन की अगर हम लोग बात करें, तो वाइड स्पैन में जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक सुपरवाइज़र के अंडर में ढेर सारे लोग होते हैं, मतलब सबऑर्डिनेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड हमारा जो सुपीरियर होता है वो एक ही होता है। ठीक। तो यहाँ पे हमें एक एफिशिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए। क्यों एफिशिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए? टू मैनेज द लार्ज नंबर ऑफ अ डायरेक्ट रिपोर्ट इफेक्टिवली, ताकि मैनेज किया जा सके लार्ज नंबर ऑफ पीपल को, और उनको लोगों को, जो भी लोग उस लेवल पे काम कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत प्रॉपरली इफेक्टिवली मैनेज किया जा सके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सुपीरियर के अंडर में ढेर सारे सबऑर्डिनेट हैं, तो हर बात हर एक एक इंडिविजुअल को पता हो, हर एक एक इंडिविजुअल से कम्युनिकेट की गई हो, ये भी क्या है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ठीक है? थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पे अगर एफिशिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम अगर रहेगी, तो क्या हो सकता है कि जो भी लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट हमारे एक सुपीरियर के अंडर में है, उनको चीज़ें बहुत अच्छी सी, बहुत इफ़ेक्टिवली अच्छे से कम्युनिकेट की जा सकती है। वहीं अगर आप नैरो स्पैन की अगर हम लोग बात करें, तो मैंने आपको क्या बताया था कि नैरो स्पैन में आपकी हायरार्की इतनी लंबी होती है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप मेंटेन हो सकता है। तो नैरो स्पैन में क्या लिखा है, अलाउ फॉर अ मोर डायरेक्ट एंड फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट। यहाँ पे नैरो स्पैन में ये अलाउ करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट एंड फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में हो। मतलब कि जितने भी लेवल्स हैं, सपोज़ मान लीजिए कि ये फर्स्ट आपका लेवल है और इनके अंडर में 2 लोग हैं, फिर उसके इनके अंदर में 2 लोग और हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि हर सबऑर्डिनेट की जो कम्युनिकेशन है, जो उनका इंटरैक्शन है, अपने सुपीरियर के साथ अच्छे से होना चाहिए, ताकि इनके बीच का जो कम्युनिकेशन रहेगा, वो बहुत क्या रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा और बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा। देन जो हमारे टॉप लेवल पे हमारे जो सुपीरियर बैठे हैं, ये अपने जो इनके सबऑर्डिनेट रहेंगे, मतलब इनके अंडर में जो सबऑर्डिनेट काम करेंगे, उनके साथ ये क्या करेंगे, प्रॉपरली कम्युनिकेट करेंगे, ताकि इन दोनों के बीच में, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड लेवल के बीच में, मतलब पहले सुपीरियर और उनके उन सुपीरियर के अंडर में जो सबऑर्डिनेट है, उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप ना मेंटेन हो। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि अलाउ फॉर मोर डायरेक्ट एंड फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट। मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट के बीच में जो फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन है, वो बहुत
अच्छे से होना चाहिए, फ्रीक्वेंटली उनके बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्यों? फैसिलिटेटिंग बेटर फीडबैक एंड इंटरैक्शन। इसकी वजह से क्या होगा कि अगर हर सुपीरियर, हर मैनेजर और सबॉर्डिनेट के बीच में, या फिर हर सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के सॉरी, हाँ, मैं ये आपको बता रही थी कि हर सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में, या फिर हर मैनेजर और सबॉर्डिनेट भी आप कह सकते हैं, उनके बीच में जो आपका एक इंटरैक्शन हो, आपका एक कम्युनिकेशन गैप कम हो, इंटरैक्शन बढ़े और आपको बेटर फीडबैक मिले। समझ में आया? मैंने आपको ये बताया कि वाइड स्पैन में क्या होता है कि हमारे एक सुपीरियर के अंडर में बहुत सारे लोग होते हैं। तो यहाँ पे भी अगर कोई सुपीरियर मान लीजिए कि कोई इन्फॉर्मेशन देता है, तो सबको इक्वली वो बात सही से समझ में आई हो, या फिर सबको वो बात पता हो। जैसे कि मैं आपको बताऊं, स्कूल में क्या होता है कि हमारे एक टीचर होती है बड़े क्लासेस में, और एक क्लास में 60 बच्चे होते हैं। मान लीजिए टीचर को इन्फॉर्मेशन देती है, तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि उन 60 के 60 बच्चों को वो चीज़ पता हो अच्छे से कि टीचर ने क्या बोला। नहीं पता होता है कभी भी। तो ज़रूरी नहीं है कि वाइड स्पैन में आपकी हायरार्की कम है तो ये आपके लिए, या फिर ये उस मैनेजर के लिए बेनिफिट ही हो, क्योंकि उतने सारे लोगों को एक साथ एक चीज़ सही तरीके से कम्युनिकेट करना और सही मीनिंग के साथ, कि जो मेरे कहने का मतलब है वही सबॉर्डिनेट भी वो उस बात को उसी मीनिंग के साथ समझे, ये क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो वाइड स्पैन में इसी वजह से एफिशिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है, ताकि हर एक इंडिविजुअल उस बात को जो भी सुपीरियर कन्वे कर रहा है वो उस तरीके से उस मीनिंग के साथ समझे जैसे सुपीरियर समझाना चाहता है। और नैरो स्पैन में क्या होता है कि यहाँ पे आपकी हायरार्की बड़ी हो जाती है, बट अगर सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट के बीच में कम्युनिकेशन गैप अगर नहीं है, हर सुपीरियर का सबॉर्डिनेट के साथ कम्युनिकेशन गैप अगर वो ख़त्म कर दे, तो यहाँ पे हमारे जो मैसेज होंगे वो मैनिपुलेट नहीं होंगे। ठीक है? तो मैंने कम्युनिकेशन चैनल में आपको ये बताया। एंड फिफ्थ पॉइंट अगर आप देखिए तो फिफ्थ पॉइंट आपका है डिसीजन मेकिंग स्पीड किस में ज़्यादा होता है, मतलब कि वाइडर स्पैन और नैरोअर स्पैन किस में ज़्यादा इफ़ेक्टिवली और बहुत जल्दी से डिसीजन लिया जा सकता है। ठीक है? तो वाइडर स्पैन में आपका क्या है, कैन स्पीड अप डिसीजन मेकिंग बाय रिड्यूसिंग हायरार्कियल बैरियर एंड इनेबलिंग क्विकर रिस्पॉन्स टू इशू। तो वाइडर स्पैन में आप देखिए कि यहाँ पे आपकी हायरार्कियल बैरियर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा हायरार्की नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे आपके डिसीजन क्या होगी, बहुत फास्ट लिया जा सकता है। ठीक है? यहाँ पे आपकी जो रिस्पॉन्सेज होगी, कोई भी टॉपिक पे आपको डिसीजन लेना है, डिस्कस करना है, तो उसका रिस्पॉन्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हायरार्की आपकी बड़ी नहीं है। ठीक है? कहीं भी डिसीजन लेना हो, या फिर आपकी कोई प्रोजेक्ट है, कोई नया प्रोजेक्ट अगर आप लॉन्च कर रहे हैं, या फिर कोई इशू हो आपके फंक्शनल लेवल के लोगों की, कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो जिस पे डिस्कशन है, तो वाइडर स्पैन में बहुत ईज़िली ये डिसीजन लिया जा सकता है। यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स बहुत क्विकली मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हायरार्की छोटी है। ठीक है? नैरो स्पैन में क्या होता है, नैरो स्पैन में आपकी हायरार्की क्या होती है, लंबी होती है, इसी वजह से यहाँ पे डिसीजन थोड़ा सा क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, लेट हो जाता है, क्योंकि हर एक हायरार्की पे कुछ ना कुछ लोग बैठे हैं। ठीक है? तो सबसे कम्युनिकेट कर पाना, सबकी बातों को समझ पाना, थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस आपका हो जाता है, ड्यू टू एडिशनल लेयर ऑफ अप्रूवल एंड ओवरसाइट। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो लेयर्स होते हैं, जो आपकी हायरार्की होती है, वो क्या होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है? थोड़ी सी बड़ी होने की वजह से यहाँ पे जो कम्युनिकेशन गैप होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि थोड़ा ज़्यादा होता है, कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से यहाँ पे डिसीजन क्या होती है, वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। ठीक? और वाइडर स्पैन में क्या होती है कि डिसीजन यहाँ पे फास्ट लिया जाता है। ओके? तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया कि व्हाट आर द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। आई होप कि मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये चीज़ समझाया है, बट स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफ़िकल्टी है, तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।